वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर मोहसिन गिलानी साहब से बात हो रही थी, तो वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं जहां से टूटा था। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं ये बता रहा था कि तो जो खौफ है वो एक बड़ी रुकावट है इस बीमारी के इलाज के लिए। तो मैं ये अपने नाज़रीन को रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे खौफ मत खाइए। इसका वो चंद बीमारियों में से ये कैंसर के अक़साम में से है जिसका इलाज 100% मौजूद है, अगर ये टाइम पे उसकी तशख़ीस हो जाए। हाँ जी, तो इसकी तशख़ीस का प्रॉपर टाइम पे होना वो एक बहुत अहम चीज़ है, अहम फैक्टर है। तो ऐसी ख़वातीन जिसकी 30 साल से, जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया कि 20 से 30 साल की उम्र से शक में पड़ जाना, मुब्तला हो जाना चाहिए कि ये बीमारी हो सकती है, तो 30 साल की उम्र के बाद अपना तिब्बी मुआयना जो है वो ज़रूर साल में एक मरतबा ज़रूर करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे बचाव किस तरह मुमकिन है? अच्छा, इससे बचाव क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं इससे हम बच सकते हैं, उसमें आप जरा। अच्छा, वो उसमें जैसे डॉक्टर मोहसिन जिक्र कर रहे थे, स्क्रीनिंग से मुराद ये है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज़, यानी तशख़ीस बर वक्त हो जाना। उसके 2-3 तरीके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट स्क्रीनिंग में है वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है। जो ख़वातीन अपनी ब्रेस्ट का ख़ुद से एग्जामिनेशन कर सकती हैं, मुआयना कर सकती हैं, जब भी कभी उनको ब्रेस्ट के अंदर गिल्टी महसूस होती है, अपने हाथ से वो फील करें और गिल्टी की महसूस होने के बाद वो उसका फौरी तौर पर मुआयना करवाएं और उसकी तशख़ीस कराएं। अच्छा, उसकी तशख़ीस के अंदर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो मेमोग्राफी है जो कि निस्बतन लेस इन्वेसिव समझ लें, या ब्रेस्ट का वो एक्सरे कहलाया जाता है, और दूसरा FNAC है जो कि हर जनरल प्रैक्टिशनर क्लिनिक में भी हो सकता है या किसी भी हॉस्पिटल या पैथोलॉजिस्ट के पास जाके वो अपनी ब्रेस्ट की तशख़ीस के लिए नीडल डालकर और उसकी तशख़ीस हो जाती है। और ये एक बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर अगर डिटेक्शन हो जाती है तो 100% क्यूरेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ये तो बचाव का तरीका है, क्योंकि बाकी बचाव के तरीके जो हमने पहले रिस्क फैक्टर्स में जिक्र किया था वो डेफिनेटली हैं, लेकिन उन सबको बारी बारी एड्रेस करना शायद मुश्किल हो। लेकिन जो स्क्रीनिंग का अमल है, जहाँ पर ये डिजीज़ इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट हो कि 10% ऑफ योर फीमेल्स जो हैं वो रिस्क पर हों ब्रेस्ट कैंसर के थ्रू आउट देयर लाइफ, तो उनको स्क्रीनिंग ज़रूर होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए तमाम लेवल के ऊपर, चाहे वो हुकूमती सतह पर हो, चाहे वो सोशल अवेयरनेस की बात हो, चाहे वो पब्लिक अवेयरनेस किसी भी लेवल पर हो, बड़ा ज़रूरी है कि इसकी अवेयरनेस तमाम ख़वातीन को, चाहे वो देहात में रहती हैं या वो शहरों में रहती हैं, पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं, उन तमाम को होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी मुफीद आपने गुफ्तगू की कि जी अवेयरनेस इसमें सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात बिल्कुल इन टाइम इसका पता चल जाए पहली स्टेज पे, तो इलाज 100% मुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, इलाज आप स्टार्ट जो करते हैं, पहले तो हमने लोगों को ये बताया कि ये बीमारी बेसिकली है क्या, इसके फैक्टर्स क्या हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। अब अगर हो गई है तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है? इलाज इसका जिस तरह पहले डिस्कस हुआ कि जो उसकी स्टेजेस हैं 1 से 4 के दरमियान, तो हर स्टेज के मुताबिक उसका इलाज है। तो इलाज को 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है सर्जरी, ऑपरेशन के ज़रिए इसका इलाज हो जाए। दूसरा ये है कि जो हमने उसकी छाती या सर्जरी करके वो तो निकाल दिया, लेकिन उसके जो ज़रात दूसरे जिस्म के हिस्सों में पहुँचे हुए हैं, या उसकी जड़ें जो हैं उसको इंजेक्शन से हम ख़त्म कर दें। तीसरा है हार्मोन्स, जो कि ईस्ट्रोजन वगैरह, जो कि इसके बढ़ने में इसको हेल्प करते हैं, इसकी मदद करते हैं कैंसर की, उसको हम ख़त्म किया जाए हार्मोन्स के ज़रिए। ठीक है, तो ये 3 से 4 तरीके। बाकी चौथा जो है वो शॉ के ज़रिए इसका इलाज किया जा सकता है। तो अगर तो अर्ली स्टेज पे आ जाए, ट्यूमर का साइज़ 2 या 3 सेंटीमीटर तक हो, तो छाती का बचना मुमकिन है। सिर्फ उसे गिल्टी को निकाल दें, 2 से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा हिस्सा लेके छाती का, बाकी छाती को बचाया जा सकता है। और उसके बाद
उसका दोबारा टेस्ट हो के तो उसके मुताबिक अगर तो उसको इंजेक्शन लगने हैं तो इंजेक्शन लग जाएँ, ताकि उन जो जड़ें हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए। जी ठीक। और उसके बाद फिर हार्मोन थेरेपी है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने बड़ा मुफस्सल बताया, लेकिन क्या अगर आपके पास फर्स्ट स्टेज पे एक खातून आती हैं इस बीमारी के साथ, क्या सर्जरी के बगैर भी इलाज मुमकिन है? सर्जरी जो है मेरे ख्याल में बेस्ट सोल्यूशन है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। जी ठीक है। बाकी जितने भी इलाज हैं वो सर्जरी के साथ फ़ायदेमंद हो सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। जी। उसकी वजह यह है कि सर्जरी के साथ आप कंप्लीट एरेडिकेशन ऑफ ट्यूमर, यानी तमाम की तमाम क्योरेबल डिजीज़, क्योरेबल रिसेक्शन कर सकते हैं, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। सो सर्जरी इज़ द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट, और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये चीज़ जिस तरह मोहसिन साहब ने भी जिक्र किया था कि बहुत सारी ख़वातीन को इस चीज़ का तशवीश होती है कि शायद तमाम स्टेजेस में ब्रेस्ट को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जाएगा, ये सही नहीं है। अर्ली स्टेज पे, अगर बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर जैसे फर्स्ट स्टेज के अंदर पेशेंट आ जाती हैं तो ब्रेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है, और ब्रेस्ट की शेप को भी और ट्यूमर को निकाला भी जा सकता है उसके साथ। लेकिन बाद की जो स्टेजेस हैं, स्टेज 2, 3 या उसके बाद की, उसके अंदर शायद मुमकिन नहीं है। उसके साथ फिर हमें रेडियोथेरेपी भी और कीमोथेरेपी भी और बहुत सारी और भी, जिसमें हार्मोन्स भी हैं और इम्यूनोथेरेपी भी है, ये बाकी तमाम की तमाम जो हैं ये मेडिकेशंस हैं जो कि ये दी जा सकती हैं इन एडिशन टू सर्जरी। यानी सर्जरी जो है वो मेन स्टे ऑफ द सर्जरी जो है वो बहुत जरूरी है, उससे इलाज ज्यादा बेहतर तरीके से मुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्जरी हो गई, इलाज हो गया, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि उसकी जड़ें जो हैं, डॉक्टर साहब ने कहा जी फिर एक स्टेज आती है कि हम इंजेक्शन से वो खत्म कर देते हैं, क्या दोबारा होने के चांसेस इसमें होते हैं? फिर वही बात डिपेंड करता है किस स्टेज और किस ग्रेड का ट्यूमर है। क्या वो ब्रेस्ट कैंसर कन्फाइंड है सिर्फ ब्रेस्ट की तरफ है, उससे बाहर नहीं गया? अगर तो वो बाहर चला गया हुआ है फिर तो ये एक सिस्टेमिक डिजीज बन गई, पूरे जिस्म में चली गई है, जिगर में भी जा सकती है, फेफड़े में भी जा सकती है, जिल्द में भी आ सकती है, गिल्टियों में भी जा सकती है, यानी ये फैलता चला जाता है। फिर वो फैलता चला जाता है। फिर एक तो चीज़ के सिंपल सर्जरी से मुमकिन नहीं होता, फिर आपको जाहिर है उसके साथ शुआओं का भी लेना पड़ता है और कीमोथेरेपी भी यूज़ करनी पड़ती है, और उससे भी सर्वाइवल रेट शायद प्रोलॉन्ग तो हो जाए। सर्वाइवल रेट हम इसको ये कहते हैं कि एक अंदाज़ा होता है कि उस खास दौरान, चाहे वो 1 साल का सर्वाइवल रेट हो या 5 साल का हो या 10 साल का हो, कि 50% लोग उस स्टेज में, उस पर्टिकुलर स्टेज में, वो 2 स्टेज है या 3 स्टेज है या 4 स्टेज है, सर्वाइव कर सकते हैं। और उस सर्वाइवल टाइम को तो शायद हम प्रोलॉन्ग कर लें इफेक्टिव ट्रीटमेंट से, शुआओं से या दवाइयों से, लेकिन मुकम्मल तौर पर क्योर करना लेट स्टेज की डिजीज़ को फिर मुमकिन नहीं होता, यानी नामुमकिन हो जाता है। मुमकिन नहीं होता जी। आप ये नामुमकिन समझ लें, जब वो एक जगह एक ख़ास हद से फैल जाए, ब्लड में चली जाती है या वो गिल्टियों में चली जाए या वो फिर जिस्म के दूसरे अज्जा में फैल जाए, तो फिर किसी भी तरीका इलाज से मुमकिन नहीं होता। उनका जो दौरानिया है सर्वाइवल का, उनकी ज़िंदगी का, वो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी न किसी स्टेज पर वो फिर अपना दोबारा से डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि अमूमन कहा जाता है, डॉक्टर साहिबान भी इंस्ट्रक्शंस देते हुए मैंने सुना है कि माओं को अपने बच्चों को दूध जरूर पिलाना चाहिए, उससे कम से कम अगर इससे बचा नहीं जा सकता तो एक चीज जरूर है कि इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? इसको आप जरा हमारे नाज़रीन के लिए बताएं। जी ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है। जिस तरह के शहजाद साहब ने भी पहले मेंशन किया इस बात को कि दूध पिलाने से जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो कुछ रतूबत इस तरह की पैदा होती है कुदरती तौर पे कि जो कि इसको ईस्ट्रोजन के लेवल को भी कम करती है, और दूसरा जो इसके बढ़ने को या होने का चांस जो है वो कुदरती तौर पे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है उन माओं में जो कि दूध पिलाती हैं, यानी चांसेस इसके कम हो जाते हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो मुझे ये बहुत ज़रूरी है कि इसके जो पाकिस्तान में इलाज की जो सहूलतें हैं,
क्या आप समझते हैं कि हैं, मौजूद हैं इस वक्त? जी, पाकिस्तान में जो इसके मर्ज की सहूलतें हैं वो मौजूद तो हैं, लेकिन उसमें काफ़ी काम होना बाकी है अभी। जिस तेज़ी के साथ या जो शरह इस बीमारी की है उसके मुताबिक उसके इलाज की जो सहूलियात हैं वो जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो इसके लिए छोटे शहरों में भी तवज्जो देनी चाहिए। जो लोग बड़े शहरों में नहीं आ सकते उनकी एक्सेस इजी हो, ताकि वो अपने इलाज के लिए ये ना हो कि मैंने 8 घंटे या 10 घंटे का सफ़र करके जाना है। तो उनके जो करीबी शहर हैं या उनके इलाकों में भी इस तरह के सेंटर्स बनाने की अशद ज़रूरत है, जिसमें बार वक्त तशख़ीस हो सके और उसका प्रॉपर टाइम पे इलाज हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, दरमियान में आपने एक जगह पे जिक्र किया, टाइम कम है, थोड़ा सा हम ये भी अवेयरनेस के लिए देखें, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में। हेल्थ और एजुकेशन दो चीज़ें हैं जो किसी मुल्क को, किसी शहर को, लोगों को बहुत तरक्की की तरफ ले जाती हैं। क्या आप ये नहीं समझते कि इसमें, क्योंकि प्रोग्राम के मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ और वक्त बहुत कम है, इसमें एक मैसेज कोई आप आवाम के लिए, ख़वातीन के लिए, मर्द हजरात के लिए कुछ छोड़ना चाहें? पहले आप डॉक्टर साहब। क्या मैसेज तो बड़ा क्लियर है, जैसे तमाम डिस्कशन में जिक्र होता रहा कि अनअवेयरनेस और इलिटरेसी, जहालत और ना पता होना डिजीज़ के बारे में, वो एक बहुत बड़ा। तो हमें चाहिए कि एक तो यह है कि इस डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस जनरल पब्लिक के अंदर मौजूद होनी चाहिए। और नंबर 2, मैं चाहूँगा कि जितनी भी ख़वातीन, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि दूर दराज इलाकों में रहती हैं, उनको कभी भी ऐसा मसला दरपेश आए जिसमें ब्रेस्ट में गिल्टी मौजूद हो, वो फौरी तौर पर अपना इलाज करवाएं। वो तमाम ख़वातीन जो कि यंग एज में हैं और समझती हैं कि कोई अबनॉर्मल फाइंडिंग वो फील करती हैं अपनी ब्रेस्ट में, फौरी तौर पर वो मुआलिज के पास जाएं और उसकी तशख़ीस करवाएं। क्योंकि जैसे तमाम डिस्कशन में जिक्र होता रहा कि अर्लीस्ट इज़ द बेटर, क्योंकि डिजीज कंप्लीट क्योरेबल है प्रोवाइडेड कि वो अर्ली स्टेज में उसको मतलब अगर तशखीस कर ली जाए। डॉक्टर साहब, आप कोई ऐसी बात जो रह गई हो फरमाना चाहें? कि जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि इससे खुदा खौफ ना खाइए, बिल्कुल इसका इलाज सही बर वक्त तशखीस के साथ 100% इलाज मौजूद है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके, जिस थोड़े से भी शक भी हो तो आप ज़रूर लाजमी अपने जो करीबी मुआलिज है उससे रब्ता करें, और ताकि बर वक्त जो है इसकी तशख़ीस हो सके। एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, खुदारा ये जो हम दम और दरूद और खामखा की मलहमें लगवाते रहते हैं इन फोड़ों के ऊपर अपने अताइयों से और नीम हकीम लोगों से, उससे बचा जाए। क्योंकि जितने भी कैंसर के स्टेजेस पे पेशेंट्स हमें दूर दराज इलाकों से या इवन लाहौर में या बड़े शहरों के भी उन इलाकों से मौजूद आते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में वो स्टेज पे आते हैं और उनकी तकरीबन तमाम की ये हिस्ट्री होती है कि वो उन्होंने किसी न किसी हकीम से, किसी न किसी जेली पीर से, किसी न किसी अताई डॉक्टर से उसको ऊपर इलाज करवाया होता है और उसको उन्होंने लेट कर दिया। यानी उन्होंने उस तशखीस में लेट होने की वजह से क्रूशल टाइम में। डॉक्टर साहब, इसमें बड़ी लंबी इसमें और बहस हो सकती है और लोगों के लिए और इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन वक्त की कमी आड़े आ रही है। मैं आप दोनों हजरात का बेहद ममनून हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, आपने डॉक्टर साहबान की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने इंतहाई जामे गुफ्तगू की। इन तमाम बातों पे अमल करके हम इस बीमारी से ना कि सिर्फ बच सकते हैं, अगर मुब्तला हो गए हैं तो इसका इलाज 100% मुमकिन है, लेकिन इसके लिए तशखीस बहुत ज़रूरी है। अगर कोई जिस्म में, डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर गिल्टी जिस्म में आप महसूस करते हैं तो घबराइए मत, खौफ ना खाइए, उसकी तशखीस के लिए कम से कम डॉक्टर के पास चले जाइए। मैं अपने नाजरीन के लिए दुआ करता हूँ, अपने पूरे मुआशरे के लिए, पाकिस्तानी मुआशरे के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन आफात से महफूज रखे। मैं इस शेर के साथ ख़त्म करता हूँ। मेरी दुआओं में एक दर्द जगमगाता है, मेरी दुआओं में एक दर्द जगमगाता है, ये मेरे हाथ में किसने मसल दिए जुगनों। अपने मेज़बान जवाद शमसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।